वालेकुम। आज हम जो है फिज़िक्स 101 के जो है वो एमसीक्यूज़ की जो है प्रिपरेशन करेंगे और ये एमसीक्यूज़ वही है जो कि जो है वो क्विज़ेज़ में डिफरेंट क्विज़ेज़ में आए हुए हैं। तो होपफुली आपके लिए जो है ना काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ये नहीं कि 100% ही आएँगे, चलो एटलीस्ट 100 में से 40 to 50% ही आ जाएँगे। कुछ आप शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने अपलोड किए वो कर लेंगे, कुछ लेक्चर्स करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी, ठीक है? चलिए हम जो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है उसमें है कि 2 पैरेलल स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन विल बी रिपेल ईच अदर। जब भी दो वायर जो कि सेम डायरेक्शन में होगी उनसे करंट पास कर दो तो वो रिपेल करती हैं। रिपेल करने की जो रीज़न है वो ये है कि उनके दरमियान जो मैग्नेटिक फोर्स होती है जिसकी वजह से एक दूसरे को वो जो है वो रिपेल करती हैं। और जो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, जो वेव फॉर्म होती है अल्टरनेटिव वोल्टेज की, वो क्या होती है? वो हमारे पास सिनुसाइडल वेव होती है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि इंडक्टेंस रिएक्टेंस एक्सएल ऑफ एन इंडक्टर इज 2 पाई एफ एल। ऑप्शन जो है वो इसमें मैं यहाँ पे साथ साथ जो है इनका करता हूँ, मार्क भी कर देता हूँ। तो जो हमारे पास जो ऑप्शन है इसका जो हो जाएगा 2 पाई एफ एल आ जाएगा। और इसी तरह जो और लास्ट है, जो एसी सर्किट जब तो वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेस हों तो पावर फैक्टर क्या होगा, हमने ये बताना। जो पावर फैक्टर जब इन फेस होगा तो 1 होगा, अगर आउट ऑफ फेस होते वो 0 हो जाएगा, ठीक है? और इसी तरह हमारे पास जो लास्ट नेक्स्ट एमसीक्यू में बताना है कि जो प्रोडक्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की और चार्ज की, वो हमारे पास जो है वो एनर्जी हो गया, ठीक है? और नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास जो होगा वो नेक्स्ट हमने बताना है कि जो एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन फ्रिक्वेंसी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। यहाँ पर 550 to 1700 किलो हर्ट्ज तक होती है, ठीक है? तो यहाँ पे इसके हमने देखना कि जो क्लोज किसका है, जो तो 540 to 1600 किलो हर्ट्ज लगाएंगे। जो मैंने आपको रेंज दिखाई है ना वो 550 to 1700 किलो हर्ट्ज तक होती है, ठीक है? सो नेक्स्ट हमें बताना है कि जो हमारे पास एमसीक्यूज है इसमें ये जगह व्हेन स्टूडेंट रब अ रॉड हेल्ड इन हिज हैंड विच एक्शन कॉज द रॉड टू गेन अ लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब एक स्टूडेंट है उसके हाथ में जो है वो एक रॉड है, वो किस क्लॉथ से जो है उसको रब करेगा कि जो रॉड है वो चार्ज हो जाए। अगर वो वुडन अगर मतलब वूल से जो है वो डस्टर से उसको रब करता है तो वो क्या हो जाएगा, वो दोनों जो है वो चार्ज हो जाएंगे। ये आमतौर पर टर्बो इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना होता है, ठीक है? मतलब रबिंग से जो है वो चार्ज प्रोड्यूस होना, स्टैटिक की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होना। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आएगा इट विल बी सी, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम के जो स्टेटमेंट रॉन्ग है हमने वो बतानी है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं थ्रू स्पेस, और यहाँ लिखा है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकती। सो दैट्स द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है? अब ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब रेडिएशन, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो हमेशा जो है वो इंफ्रारेड जो रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब कर रही होती है जो कि हमारे पास सन से आ रही होती हैं, ठीक है? अब जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लेंज़ लॉ इज अकॉर्डिंग विद लॉ कंजर्वेशन ऑफ, तो ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ जो है वो एनर्जी होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारे पास है जो नेक्स्ट हमारे पास है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट हमने बताना है कि देखो इसको फॉलो करने का मैं आपको ना लिख दूंगा एक पैटर्न यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन भी कर दूंगा कि किसकी वेवलेंथ या किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। मैंने आपको इस शॉर्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि 2-3 मेथड मैंने जैसे फॉलो करता हूँ, ठीक है? एक होता है रॉक वेव और एक होता है IMUMI ठीक है? मैं साथ उसको मेंशन कर दूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास जो है ना वो गैमा रेज की जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंफ्रारेड, ठीक है? सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं 12। तो 12 में भी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सॉरी, इसमें हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा इट विल बी डी ऑप्शन है, ठीक है? और ये जो गेन में जो ऑप्शन नंबर 11 है इसका मैं बता दूँ RMIUXG, ठीक है? देखो रेडियो वेव सबसे पहले आ रहा है और जी पे खत्म हो रहा है, मतलब वर्ड मतलब गैमा रेज। तो रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी सबसे कम और गैमा रेज की सबसे ज़्यादा है। और रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी है तो मतलब उसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है? मतलब रेडियो वेव की अगर वेवलेंथ है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम है। तो इस तरह इनका इन्वर्स रिलेशन होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने बतानी है एवरेज करंट इन द प्लेन। तो हमारे पास जो करंट का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, आई इक्वल टू क्यूब ओवर टी का होता है। और क्यू हमारे पास कितना है 30 और टाइम कितना है 2 मिनट है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो क्या आ जाएगा इट विल बी 15 एम्पियर, ठीक है? द ऑप्शन विल बी डी। सो नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियोमीटर यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है? जो पोटेंशियल डिवाइडर होता है इसको मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर से कर सकते हैं हम। ऑप्शन सी होगा।
MCQ 15 हमारे पास था, डिटेक्टर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्पीड ऑफ पार्टिकल वेव विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साइन सिग्नल इज 400 मेगाहर्ट्ज। द स्पीड डिटेक्टर, ये स्पीड को ये जो है 300,000 जो है ना, इसका ऑप्शन जो है वो ए होगा। ठीक है, तो कुछ के जो फॉर्मूलाज में ऐड करने हैं वो मैं कर दूँगा। ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब इंफ्रारेड। आगे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसमिट द हाई एनर्जी फोटॉन। सो मैंने जैसे बताया कि जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी इसका मतलब उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, पैटर्न बताया था RMI UXG। ठीक है, मतलब जी एंड पे आ रहा है, गामा रेज एंड पे आ रही है, तो मतलब गामा रेज की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, मतलब इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, हाई एनर्जी फ्रिक्वेंसी का फोटॉन जो एमिट करेगी। इसी तरह हमारे पास रेडियो वेव एंड लाइट वेव आर, रेडियो वेव और जो लाइट वेव होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती हैं और ट्रांसफर वेव भी होती है, इनकी नेचर। ठीक है, नेचर इसकी ट्रांसफर वेव होगी। क्लियर है। सो आगे नेक्स्ट हमारे ऑप्शन है, ये ना हमने यार इसको ना मैंने कैलकुलेट करके किया था, इसका आंसर जो है ना वो बी आता है। बी कैसे आता है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। तो वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। तो इसको ना आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो जो ऊपर गिवन है आपको, तो आपके पास जो है ना 100 आ जाएगा। ठीक है, देखो आपको जो है ना वो गिवन है, प्राइमरी वोल्टेज भी 100 गिवन है, और उसके बाद आपको जो है ना प्राइमरी टर्न भी गिवन है, और सेकेंडरी टर्न भी गिवन है, और आपने जब सेकेंडरी वोल्टेज करनी है, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया इससे आपने कर लेना है। ठीक है, समझ आ रही है, मतलब कि NS ओवर NP VS ओवर VP। तो इस फॉर्मूला से आप करेंगे तो ये NS नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल और VS नंबर ऑफ टर्न वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। विच ऑफ वन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी। यार जैसे मैंने आपको बताया कि जो पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूँ RMIUXG। अब सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी आ रही है इसमें, देखते जाएं। अब देखें फ्रिक्वेंसी जो है वो एक्सरेज की रेडियो वेव से ज़्यादा है, ये तो नहीं बन रहा, ये तो ज़्यादा है। डिक्रीजिंग किस केस में हो रही है हमने वो देखना है। ठीक है, एक्सरेज की ज़्यादा है, फिर रेडियो वेव की आती है, फिर इंफ्रारेड की आती है, ये तो नहीं है पैटर्न। इंफ्रारेड, विजिबल एक्सरेज, येलो ग्रीन रेड, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज और रेडियो वेव। और ये आपका ऑप्शन जो है ना ये डी बनेगा यार। ठीक है, अल्ट्रावायलेट और रेडियो वेव, ये आपका ना ऑप्शन मेरे ख्याल RMIUXG। ठीक है, ऑप्शन जो है ना डी बनता है यार ये। ठीक है, तो ये अगर इस पैटर्न से आप कर ले, ये मैंने आपको वैसे बता दी, याद करने के मेथड है, आप उससे कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो रेडियो वेव लाइट वेव होती हैं वो मैंने बता दी, रिपीट हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ट्रांसफर वेव होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न। अगर आप डबल कर देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलनॉइड की वो भी डबल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि जितने नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक the known law of electromagnetism before James Clerk Maxwell was followed except Faraday law। Faraday law ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशन आई, बाद में गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैंने आपको बता दी थी, फैराडे लॉ, ये 3-4 थे। ठीक है, और नेक्स्ट मतलब जो चार्ज कैरी इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से होती है ना। और ये एक यहाँ पे एक ऑप्शन दे रिपीट हो गया, ये गलत लिख किया हुआ था, किसी ने गलत था, ये दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन इसका ये होगा जो सबसे पहला एमसीक्यू था, ये वही रिपीट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 26 है, वो हमारे पास है। आप इसमें हमने जो ना अगेन हमने जो कैलकुलेट करना है, कैरिंग 2 इलेक्ट्रॉन फॉल विद पोटेंशियल डिफरेंटली व्हाट एनर्जी विल बी एक्वायर्ड। ठीक है, तो इसके लिए आपने जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, सो इट विल बी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब पार्टिकल कैरिंग चार्ज आपके पास गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है, अब आपने एनर्जी जो जस्ट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से मैं आपको फॉर्मूला मेंशन कर दूंगा, आप कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो गामा रेज हैव हाई फ्रिक्वेंसी देन द इंफ्रारेड, तो ऑप्शन जो होगा ये सी होगा। सो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये ना फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे ना एग्जैक्ट आइडिया नहीं है यार, इसलिए ना ये टाइम भी काफ़ी कंज्यूम हो गया। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना वो क्या चीज़ ट्रांसफ़र नहीं करती, वो चार्ज को जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करती। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा MTQ 40, ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंड बाय द टू कर्व सरफेस कॉल्ड, इसको हम कहते हैं प्रिज्म। ठीक है, घर में आई सो ये इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस ईच अदर देन द
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो फोर यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स मतलब कि ग्रेविटी वाला बात करें, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। तो एफ ओवर क्यू था मैंने बताया था ना, सो एफ की जगह पे क्या हो जाएगा, एम जी। सो क्यू, ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा, सो 1 टेस्ला इक्वल टू क्या है, 1 टेस्ला जो हमारे पास फॉर्मूला होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, किधर है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ये रहा भाई, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, पर एम्पेयर पर मीटर, ये आपका ऑप्शन जो है ना ये बन रहा है। ठीक है, डी बन रहा है यहाँ पे। तो अगेन हमारे पास क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ जो होता है वो तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे होता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिचॉफ क्या है कि द सम ऑफ चार्जेस एंटर इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ चार्जेस लीविंग द जंक्शन। तो वो तो फर्स्ट लॉ तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे है। जो सेकंड लॉ है वो लॉ कंजर्वेशन ऑफ जो है वो एनर्जी पे है, क्योंकि हम कहते हैं टोटल ड्रॉप इन अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो। सो सेकंड लॉ किस पे है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है, और फर्स्ट किस पे है, चार्जेस पे है। ठीक है, तो इस पे हमारे पास जो आ जाएगी वो हमारे पास बनेगा लैम्डा एल ओवर डी बन जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो है वो ऑप्शन होगा आपके पास। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस इज नोन एज, इसको फ्रिंजेस विड्थ भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, और हमारे पास जो ये ऑप्शन बन जाएगा इसका हमारे पास हो जाएगा लैम्डा एल ओवर डी। तो ये हमारे पास ऑप्शन इसके लिए बन जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंजेस विड्थ भी कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट फ्रिंजेस को हम फ्रिंजेस विड्थ भी कहते हैं। ठीक है, और ऑप्टिकल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिस तरह हम घर में मतलब कि इंटरनेट की केबल यूज़ करते हैं ना, ऑप्टिकल फाइबर का कहते हैं ना यूज़ करो, वो यही होती है कि वो वर्क करी तो द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, और जो लाइट की जो सिग्नल है उसमें वो सिग्नल लॉस नहीं होता। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लॉस पे वर्क करती है। तो इफ टू ऑब्जेक्ट आर थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो क्या चीज़ होगी, दे कैन नॉट बी मूविंग, दे कैन नॉट बी एट डिफरेंट टेम्परेचर, दे कैन नॉट हैव डिफरेंट प्रेशर, दे डिफरेंट प्रेशर नहीं है, डिफरेंट टेम्परेचर जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब दोनों का टेम्परेचर जब वो सेम होगा, कॉमन होगा। द यूनिट ऑफ प्लांट्स एनर्जी एच आर यूज ऑफ दोज ऑफ एनर्जी का यूनिट है यार ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंडक्टर में स्टोर एनर्जी। जो इंडक्टर होता है वो मैंने बताया था कि वो एनर्जी को स्टोर करता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड में, और जो हमारे पास जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, सो अगेन नेक्स्ट अगेन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैटर ऑन हीटिंग। अगर इलेक्ट्रॉन जो है ना मैटर से एमिट हो रहे हैं ड्यू टू हीटिंग, वो थर्मोनिक एमिशन होगी। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एमिट हो रहे हैं ड्यू टू लाइट की वजह से हो रहा है, लाइट फॉल होती है तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट होते हैं। ठीक है, अगेन हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, उसको हम टेम्परेचर कह देते हैं, सिंपल सा है ये तो। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट के मैंने करवाए थे, टाइम नहीं था लेकिन फिर भी कोशिश की करवा दी, तो उनके मार्क्स भी शुक्र अच्छे आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द ग्रेटेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा हुई, जैसे देखो ये मैंने आपको जो पैटर्न क्या है ना वो आपने याद रखना है, आर एम आई यू एक्स जी। देखो ये आर एम आई यू एक्स जी, आर से स्टार्ट हो तो वेवलेंथ यहाँ से इंक्रीज कर रही है, मतलब कि डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो रेडियो वेव सबसे पहले आ जाएगा। तो रेडियो वेव की जो हमारे पास जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और इसकी एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जाएगा द सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग इज डार्क ड्यू टू, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से होता है। देखो ये जो सेंटर जो रिंग जो न्यूटन रिंग है ये डार्क या ब्राइट नहीं होती, ये दरअसल एक पैटर्न होते हैं। जो पैटर्न हमें ऐसा लगता है कि ये डार्क है, ये ब्राइट फ्रिंजेस है। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, अगर वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी तो हमें वहाँ पर डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। ठीक है, वो डार्क पैटर्न मिलेंगे मतलब इसका। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, मेरे ख्याल से लास्ट है, when two object come common temperature the body is said to be thermal equilibrium। अगर दो बॉडी जो है वो सेम टेम्परेचर पे हैं तो वो क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। होपफुली ये आपके लिए जो है ना हेल्पफुल होगा। सो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट पार्ट भी जो है ना आपको सेंड कर दूँ। ये तकरीबन जो MCQs है ये आपके लेक्चर नंबर 23 टू आई थिंक 33 तक ये है शायद MCQ। सो मैं नेक्स्ट भी जो है ना जल्दी अपलोड कर दूँगा। ठीक है, कोशिश करूँगा आज ही अपलोड कर दूँ। एंड थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।